हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो इस पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 7वां सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने पीवाईक्यू कराया था, उसका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सेसा द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत कुल भू राजस्व देय का कितना था। यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था अपनी जनता से और उसके उसमें जो एक और वो कर लेता था जिसे वो जनहित के लिए, लोगों के लिए यूज करता था, उनके लिए वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करता था, वो कितना परसेंट होता था। तो इसमें आपको देखिए 7.5%, 2.5%, 5.0%, 1.5%। इसका जो आंसर है 2.5%। जो वो जनहित के लिए उपयोग करता था, जो उसके लिए वेलफेयर के लिए टैक्स लेता था, वो 2.5% था। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका सोल्यूशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी जो राजस्व व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है और देखेंगे कि इसकी जो राजस्व व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको मुगलों ने भी काफ़ी फॉलो किया है और एक तरह से देखें तो काफ़ी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को शेषा ने इस्टेब्लिश किया था। इसने 2.5% दिया था। इसने बहुत सारे प्रकार की वो प्रणालियाँ लगाने, यानी कि राजस्व निर्धारण के लिए प्रणालियाँ लाई थी। उसमें देखेंगे बटाई है, फिर गल्ला बख्शी है, नष्ट या मुक्तई या कनकूत, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। और तीसरा है नकदी या जब्ती या जमी। कभी कभी पूछता है कि इसमें से कौन कौन सी व्यवस्था या फिर कौन कौन सी लगान की प्रणालियाँ शेषा के राजस्व व्यवस्था में थी, तो कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1/1 1/3 ये जो है कि राजस्व वसूलता था और इन्हें बहुत सारे और भी सुधार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब द डिफिकल्ट सी वॉगेज ऑफ इंडियन ट्रेडर्स टू कटाह आइसलैंड। इसमें दिया है कि जो ट्रेडर्स थे, जो कटाह द्वीप था, वहाँ पे जो लोग ट्रेड करने आते थे, तो उसका वर्णन हमें कहाँ पे, किस टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, सनराइज कच्छा, बावेरी जातक, मिलिंद पन्नू। ये सारे आपके फेमस फेमस जो है कि मेरी टाइम के जो, यानी कि समुद्री यात्रा, समुद्री व्यापार जो है, समुद्री व्यापार जो होता था उसकी बहुत सारी जो है कि हिस्ट्री को हमें देखने की मिलती है इंडिया। और फिर इंडिया में जो लोग ट्रेड करने आते थे, तो एंशिएंट टाइम में जो भी ट्रेड थी समुद्र के द्वारा, उसकी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जिसमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो कि एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई है और इसमें बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। सनराइज की छः भारती द्वारा लिखी गई है। बावेरू जातक, जो कि इसमें बहुत सारे ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है और इसी में हमें कटाह द्वीप की जो कठिन समुद्री यात्रा है उसका वर्णन मिलता है। आपका बावेरी जातक है। मिलिंद पन्नू, जो कि इसे लिखा था नागसेन ने। इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अ स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। होमो इरेक्टस जो आज का मानव है, मॉडर्न ह्यूमन, जिसे हम लोग होमोसेपियंस भी कहते हैं, तो वो था होमो इरेक्टस जो एकदम सीधे होके चलने लगा था, ऐसा मानो। तो इसके साक्ष्य हमें, इसके एविडेंस हमें किस साइट से मिली है। नर्मदा घाटी में हथनौरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बाघोर, बेलन घाटी में बांस घाट। तो इसका जो आंसर आपका है नर्मदा घाटी में हथनौरा। ये हथनौरा एक ग्राम है, नर्मदा घाटी जो कि साउथ में पड़ता है, साउथ में ही हथनौरा में हमें इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। बेलन घाटी में भी बहुत सारी हमें जो है कि मानव जीवाश्म मिले हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो पहली बार हमें जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है यूजीसी नेट में। इसका पीवाईक्यू, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे, तो आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि 2001 में एक ओडई एक स्थान है साउथ में, वहां से हमें शिशु कपाल मिले हैं। शिशु कपाल, तो कभी कभी पूछेगा कि हाल ही में शिशु कपाल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, चाहे ओडई से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, तो शिशु कपाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है।
तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन का पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है। यानी कि साउथ में दो इंपॉर्टेंट मार्केट साइट्स या भी मार्केट स्टेट हमें कहाँ देखने को मिले। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये भी आपका PYQ है जो कि UGC नेट और CUT-PG दोनों में पूछा हुआ है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करे उसमें भी ये पूछा हुआ है। तो ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो कि समुद्री व्यापार का काफ़ी अच्छा स्रोत है, जो प्राचीन भारत में जो भी व्यापार होते थे उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं और ये एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई है। तो इसमें उसमें दो महत्वपूर्ण जो है कि मार्केट का उल्लेख किया, वो कौन से हैं? प्रतिष्ठान एवं तगर, कल्याण एवं कन्हेरी, नासिक एवं जुन्नर, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा। ये जितनी भी आपको साइट्स दिख रही है सारे साउथ में है आपके, शायद साउथ में। और एक महत्वपूर्ण देखेंगे तो व्यापारिक जो है कि स्थान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट जो भी प्राचीन भारत में जो भी ट्रेड होते थे विदेशों से, वहाँ हमें साक्ष्य मिले। तो इसका जो आंसर आपका है प्रतिष्ठान एवं तगर। ठीक है, यहाँ से हमें जो है कि एक महत्वपूर्ण बाजार की उल्लेख कर जहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट थी, ट्रेड होती थी, तो वो प्रतिष्ठान एवं तगर है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें 4 पहियों वाली गाड़ियाँ मिली हैं, जिसमें देखेंगे कि जो व्यापारिक वस्तु होती थी उन्हें भड़ौत जो कि गुजरात का एक फेमस बंदरगाह है वहाँ पे ले जाई जाती थी। यहाँ से हमें बहुत सारे और जितने भी साइट्स हमें मिले हैं साउथ में मेरी टाइम के, वहाँ से हमें मिट्टी की मूर्तियाँ, हाथी दांत, शंख की वस्तुएं, माला की गुड़िया, मकानों के खंडर, ये सारी चीज़ें मिले। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि एम्फोरा जो एक विदेशी बर्तन होता था, कुछ ऐसे होता था, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं हमें, इसे एम्फोरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे हड़प्पा में लगभग हमें 2000 पूरे हड़प्पा साइट से देखेंगे 2000 मोहरें प्राप्त होंगी, जिनमें हम लोग देखेंगे कि 500 जो मोहरें हैं वो हमें हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो जो कि एक महत्वपूर्ण साइट है जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, अभी फिलहाल ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हमें 500 मोहरें देखने को मिली है। और जो सबसे ज़्यादा आकृति का देखने को मिला है वो चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप का सबसे ज़्यादा हमें मोहरें मिली है हड़प्पा से। बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार, ये भी सब चीज़ें थी, ये भी सारे हमें देखने को मिले। कुछ कुछ जगह से हम लोग देखेंगे जैसे लोथल से हमें तांबे की भी मोहरें देखने को मिली है, तांबे के यानी कि धातु की भी मोहरें हमें देखने को मिली है। ये जो मोहरें हमें हड़प्पा से मिली वो ज़्यादातर देखेंगे उसकी जो रॉ मटेरियल था वो सेल खड़ी था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा की जो मोहरें मिली है वो किससे बनी होती थी, तो सेल खड़ी से बनी होती थी। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? मनुस्मृति जो है कि फेमस स्मृति ग्रंथ है और सबसे प्राचीन भी देखें तो है ये स्मृति। मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो इसमें देखेंगे इससे कई सारे टीकाकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे मेधातिथि आते हैं, कुल्लुक है, गोविंद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका फेमस है वो है मेधातिथि। ठीक है, मेधातिथि ने मनुस्मृति का जो टीकाकार लिखा है वो काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहड़ ने मंदिर को जब्त करने के कारण निम्नलिखित में किसकी आलोचना की है? कलहड़ जो कि देखेंगे इन्होंने एक फेमस रचना की है जो कि काफ़ी फेमस है प्राचीन भारत के लिए, या फिर हम लोग कहते हैं प्री मिडवल के लिए एक ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है इसे। प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, जो कि राजतरंगिणी है। ठीक है, राजतरंगिणी जो कि ये आपकी लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई है और ये कलहड़ ने लिखा है, जिससे हमें कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है। कश्मीर का जो इतिहास था इससे हमें पता चलता है। उसी कश्मीर के इतिहास में जो ये बात हो रहा है मंदिर को जब्त करना, ठीक है, मंदिर को ऐसा कौन सा वहाँ का शासक था? एक शासक होता है लोहार वंश का हर्ष, ये आपका लोहार वंश का हर्ष है, जिसने जो है कि देखेंगे अपने शासन काल में जब इसे आर्थिक तंगी हो जाती है तो ये मंदिरों के जो मूर्तियां होती हैं उन्हें निकलवा कर उनकी धातु को गला देता है। दूसरा देखेंगे मंदिर के जो दान होते हैं उसे भी अपने जो अपने लिए यूज करने लगता है, तो उसकी काफी आलोचना की है कलहड़ ने। तो इस लोहार वंश का हर्षी था जिसके बारे में ये बात कही गई है, कलश का पुत्र था।
इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चल सुच्चल जो दो भाई थे, इसके समय विद्रोह होता है। उसके बाद ये दोनों भाई जो है कि लोहार वंश की सत्ता संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? ये काफी फेमस क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि किस शासक या फिर किस वंश के टाइम पीरियड में कैवर्त विद्रोह हुआ था, कहाँ पे भी हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो रामपाल, ठीक है, रामपाल के समय जो है कि ये कैवर्त विद्रोह हुआ था, किसानों ने विद्रोह किया था, कैवर्त के किसानों ने विद्रोह किया था इसके टाइम पीरियड में। और इसका उल्लेख हम लोग देखेंगे जो संध्याकर नंदी ने इसके टाइम पीरियड में इसके दरबार में रहते थे, संध्याकर नंदी जो लिखे रामचरित, तो इसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। ये पाल वंश का शासक था, ये जो शासक था वो पाल वंश का, बंगाल के पाल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? हिरण्यगर्भ दान किसने किया था उज्जैनी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो किसे हिरण्यगर्भ दान के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि इसने प्रतिहार शासक को जब ये दान किया था तो ये जो हिरण्यगर्भ दान किया था तो उसे प्रतिहार शासक को जो है कि उसने द्वारपाल के रूप में उसे खड़ा किया था गेट पे। तो ये जो शासक है वो है दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी है, और इसी ने हिरण्यगर्भ दान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के के निम्नलिखित में से कौन से नाम मिलते हैं? प्रतिहार अभिलेख में देखेंगे अलग अलग जगहों पे, गुप्ता टाइम में देखेंगे जो सिक्कों के नाम थे वो रूपक और दिनार, ये सारी चीजें थी। मौर्यों के टाइम अलग था। प्रतिहारों के टाइम जो सिक्के थे, उनके टाइम में जो सिक्के प्रचलित थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपका है द्रम, द्रम नाम का सिक्का ये लोग चलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? जो आपके दिए गए हैं, पहला अलबरूनी है, दूसरा हसन निजामी है, बरनी है, अमीर खुसरो है। अलबरूनी रजनामा ये बिल्कुल नहीं है, इसने रजनामा नहीं लिखी थी। अकबर के टाइम पीरियड में रजनामा जो है कि महाभारत का अनुवाद किया गया है फारसी में, और इसे कई लोगों ने, फैजी बदायनी, सारे लोगों ने मिलकर किया है। हसन निजामी, ये हसन निजामी की रचना नहीं है। तारीख हिंद, ये तारीख हिंद या फिर किताबुल हिंद किसकी है? तो ये अलबरूनी की है। बरनी जो कि तुगलक वंश के टाइम पे थे, इन्होंने तारीख फिरोज शाही एक फेमस ग्रंथ लिखा है, तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है। इसे अफीफ ने भी लिखा है, दो लोगों ने लिखा है, पहले अफीफ ने लिखा है फिर बर्नी ने लिखा है, एक ही नाम से तारीख फिरोज शाही। फुताहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ये जो अमीर खुसरो है ये तुगलकनामा इसकी रचना है, और ये इसकी अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इसने अपने जीवन के अंतिम समय में भी इसे लिखा था, अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है इसे, अमीर खुसरो का। और इस टाइम इसमें देखेंगे खुसरो शाह पे जब विजय की थी और तुगलक वंश की गैसुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी, इस बुक में उसी का जिक्र है। तबकाते नासरी आपका जो फेमस ग्रंथ है वो मिनहाज उस सिराज का है, मिनहाज उस सिराज, जो कि देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके उसके आगे जो भी इल्तुतमिश है, रजिया है, उसके बारे में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है इसने अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वैधशालाओं में से एक थी। सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, और इन्होंने बहुत सारी वैधशालाएं जो कि स्थापित की थी। इन्होंने कुल 5 वैधशालाएं 5 जगह पर स्थापित की थी, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली है पहला, दिल्ली के बाद देखेंगे जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, आपका एक वाराणसी में भी है, दशाश्वमेध घाट के पास है, अभी वो मान महल के नाम से जाना जाता है, और एक आपका मथुरा है। इन 5 जगहों पे इन्होंने जो है कि वैधशालाएं स्थापित की थी, इन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे खगोल से संबंधित बहुत सारी यंत्रों को इन्होंने रखाया है। पत्थर पे ऐसी चीज़ों को किया है जिसे आप पत्थर पे देख कर समय का ज्ञान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सवाई जयसिंह द्वारा कराई गई है, और ये इसमें जो एक आंसर है वो उज्जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बांग्ला भाषी का जानकार था? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एक जो गवर्नर जनरल है उसकी बात करें तो जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल,
गवर्नर जनरल, जिसका टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे 1772 से लेके 85 है। और इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे काम कार्य हुए, जैसे 1773 का एक्ट आया है आपका, 1774 में आपका रेगुलेटिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इसके बाद देखेंगे जो 1765 से आपका 72 तक द्वैत शासन हुआ है। तो जब ये गवर्नर जनरल बनता है तो इस द्वैत शासन को ख़त्म करता है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुए हैं। तो इसमें जो है वॉरेन हेस्टिंग है, जिसे देखेंगे अरबी, फारसी, बांग्ली भाषा का काफ़ी अच्छा जानकार था। और इसने जो है कि बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। इसी वॉरेन हेस्टिंग पे देखेंगे महाभियोग भी लगता है। जब ये यहाँ से जाता है इंग्लैंड वापस, तो वह महाभियोग भी लगाता है, जिसे लगाया था एडमंड बर्क और इलियट ने। कभी तो ये भी पूछता है कि किसने इस पे महाभियोग लगाया था, तो ये एडमंड बर्क और इलियट ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? जो ड्रेन थ्योरी थी, हम लोग देखेंगे भारत से जब भारत से कब धन जो है कि बाहर जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा, तो ये जो इसमें देखेंगे कि नौरोजी जो है कि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी है, बताया कि कैसे भारत से जो है कि धन बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने इस बात का जिक्र किया था ड्रेन थ्योरी का। तो इसमें देखेंगे जो 1765 का इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हार गए थे, बक्सर का युद्ध, अवध के नवाब और जो है कि सिराजुद्दौला, जब ये हार जाते हैं, तो इन्होंने दीवानी जो थी, दीवानी जो मतलब कि जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व प्राप्त होता था, जो मेन होता है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, जब ये अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है, तो हम देखेंगे कि यहीं से धन का निष्कासन स्टार्ट हो जाता है 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। और जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है मुगलों और नवाब के साथ, तब। 14 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? सबसे पहले कौन, किसने ने पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय किसने सबसे पहले निर्धारित की थी भारत में? प्रति व्यक्ति आय काफी फेमस है, अभी उनका मैंने जिक्र भी किया था। तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया। और इन्होंने प्रति वर्ष व्यक्ति आय हम लोग देखेंगे तो इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया है, जिसे हम लोग कहेंगे धन निष्कासन थ्योरी। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये इनका लेख था। और इनकी एक और फेमस बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ठीक है। काफ़ी सारे को इन्होंने जिक्र किया दादा भाई नौरोजी ने। और दूसरा अगर हम लोग बताएं तो 30 रुपये प्रति व्यक्ति आय कर्जन ने आपको बताया है, जो कि एक गवर्नर जनरल रह चुका है। और 18 रुपये जो कि डिगवी ने बताया कि 18 रुपये प्रति व्यक्ति भारत की आय थी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका किसने कहा था बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सब लोग देंगे। आशा करते हैं आपका आज का जो क्वेश्चन सेट था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे हमारे साथ बने रहिए और ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम आपके लिए लाएंगे। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारे होगा। धन्यवाद।